हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है, तो योग या एक्सरसाइज समय निकालकर जरूर करते रहिए। बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे बीच हैं जाने माने साहित्यकार दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। अभी हमने सूर्य नमस्कार देखा और अब तो उन्होंने भी देख लिया होगा, आप सूर्य नमस्कार ही करवाएंगे हो। अब हम बात करते हैं शिक्षक, आपके साहित्य की बात की हमने। शिक्षक के तौर पे एक शिक्षक को कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र जो हैं, हमेशा याद रहते हैं। तो आपको कोई ऐसा आपका स्टूडेंट जो हमेशा यादगार हो, जो याद आती हो कि हाँ वो था मेरा स्टूडेंट? तरुण, मैंने लगभग 35 वर्ष अध्यापन किया है जी। और अगर आप मोटे तौर पर हर साल 200 विद्यार्थी भी गिने तो जो संख्या होती है वो बहुत चकित करने वाली हो जाती है। इतने सारे विद्यार्थियों के संपर्क में आया, सारे तो याद नहीं रह सकते, लेकिन कुछ लोगों को मैं कभी नहीं भूल पाता जी। मेरे शुरुआती वर्षों में एक विद्यार्थी मुझे मिला। मेरा जिस तरह का बचपन और जिस तरह का परिवेश रहा, मैं बहुत ही शांत शालीन किस्म का अध्यापक भी बन गया। और अध्यापक बना तो कक्षा में कई बार आपको अनुशासन कायम करने के लिए विद्यार्थियों को डांटना भी पड़ता है। तो किसी दिन कोई बात हुई, मैंने किसी विद्यार्थी को कहा आप बाहर चले जाइए जी। ये सुनकर तो किसको बाहर जाना था, अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, अच्छा भी नहीं लगता है। कक्षा से मैं बाहर आया तो एक विद्यार्थी मेरे पास आया और उसने कहा सर ऐसे आप कहोगे तो कोई विद्यार्थी कभी बाहर नहीं जाएगा, जरा रौबदार आवाज में कहिए गेट आउट। और मुझे लगा कि इसकी बात में तो दम है जी। अगले दिन मैंने इसको आजमाया और बात बन भी गई। तो वो विद्यार्थी था, वो मेरा गुरु बन गया। आपने उस समय कैसे डांटा अगली बार, मतलब कैसे परिवर्तन? मैंने बताया ना अभी, फिर से यू गेट आउट। तो वो शायद उस आवाज का दबाव होता है कि, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं ना तो मुझे एक और प्रसंग बड़ा मजेदार याद आता है जी। मेरे गुरु थे राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध कहानीकार डॉक्टर आलम शाह खान जी। जब मैं लेक्चरर बनकर जा रहा था तो उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र दिया। बड़ा मजेदार गुरु मंत्र है जी। क्या है बताएं? गुरु मंत्र ये था कि अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थी से कभी कोई ऐसी बात मत कहना जिसे तुम क्रियान्वित ना कर सको। मैंने कहा इस बात का क्या मतलब हुआ जी जी। तो उन्होंने कहा देखो, एक दिन मैंने क्लास में एक विद्यार्थी को डांटा और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें उल्टा कर दूंगा। खान साहब मुझे कह रहे हैं जी कि वो विद्यार्थी दुर्गा मुझसे दुगुनी लंबाई का वो निकल के आया, मेरे सामने खड़ा हुआ, सर कर दीजिए। अब बताओ मैं क्या करता? मेरे हाथ पांव फूल गए। आलम शाह खान मुझे कह रहे हैं जी। अब वो ठीक है, मैं तो कहानीकार हूं, तो मैंने उससे कहा कि जा मेरे लिए तो उल्टा हो गया, बैठ जा। और मैंने बात को संभाल ली, लेकिन उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम ऐसी कोई बात मत कहना जिसे तुम क्रियान्वित न कर सको। ये बड़ा भारी गुरु मंत्र था और मुझे लगता है शायद हर पेशे के कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होते हैं, तो अध्यापन के भी कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं जो कुछ मेरे गुरुजन ने मुझे सिखाए, कुछ मेरे विद्यार्थियों ने मुझे सिखाए और कुछ मैंने आहिस्ता आहिस्ता अर्जित किए। बहुत से अभी स्टूडेंट्स भी आपको देख रहे हैं जो गुरु मंत्र आपको, जैसे आपने अभी जिक्र किया इसका, तो कुछ टिप, ऐसा कुछ गुरु मंत्र ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अब जनवरी खत्म हो रहा है, फिर एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो आपके हिसाब से कैसे पढ़ाई करनी चाहिए वो भी बता दें। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। मुझे ये लगता है कि हर विद्यार्थी को ये तय करना चाहिए कि जितना वो पढ़ रहा है उसे वो ठीक से आत्मसात करे। आप बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में न पढ़े। आपने अगर एक अध्याय चुन लिया है तो उस अध्याय को आप पक्का कर लें। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी झोली में कुछ होगा। जी। मुझे बहुत बार मौका मिलता है विद्यार्थियों से संपर्क करने का, अब भी मौका मिलता है बहुत सारे कारणों से। तो मुझे लगता है कि वे जैसे मूल तो पढ़ते ही नहीं है। जिन विद्यार्थियों से मैं मिलता हूँ और जिनको मैं याद कर बताऊँ और जिनके लिए मैं चिंतित होता हूँ, अगर मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने रामचरितमानस पढ़ी है,
कि नहीं साहब रामचरितमानस तो नहीं पढ़ी, उसके बारे में आलोचना पढ़ी है। जी। तो अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो भाई मूल कृति को तो पढ़िए, आप गोदान को पढ़िए, आप या बाणभट्ट की आत्मकथा को पढ़िए या कामायनी को पढ़िए, उसके बाद उसकी आलोचना पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल तो जरूरी है। तरुण, ये तो हो गई पढ़ने, पढ़ाने, लिखने लिखाने की बात। खाली समय में इसके अलावा आप क्या करते हैं? क्या पसंद है आपको, संगीत सुनना या कुछ और? खाली समय में मुझे 2 चीजों का बहुत शौक है जी। पढ़ना और संगीत सुनना। आप किसी भी तरह का संगीत मुझे सुना दीजिए, मैं सुन सकता हूं और उसका आनंद ले सकता हूं और लेता हूं। अब मैं याद करता हूं तो एक जमाना था जब संगीत बड़ा दुर्लभ था। एक वो गाना है ना, आपको याद होगा, रेशमा और शेरा का, तू चंदा में चांदनी। जयदेव जी का तो म्यूजिक है और मेरे परम मित्र बालकवि बैरागी जी का वो गीत है जी। उस गीत के लिए मैं इतने लंबे समय तक पागल था कि किसी तरह से उसकी तब सीडी आया कर, सॉरी तब उसकी एलपी आया करती थी, उसकी एलपी मिल जाए। एलपी नहीं मिली, मैंने अपने कॉलेज में वो 16 mm की फिल्म मंगवाई और उसके आगे अपना पुराना डिब्बा कैसेट रिकॉर्डर रखकर उस गाने को रिकॉर्ड किया और लंबे समय तक उस गाने को मैं सुनता रहा। आज तो टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को कितना आसान कर दिया है। आज अगर अभी हम किसी गाने की चर्चा करें, मैं घर जाकर YouTube पर उस गाने को डाउनलोड कर लूंगा और वो गाना मेरे पास होगा, मेरी मोबाइल डिवाइस में सारे गाने होंगे। तो बस अब आप उस गाने की कुछ लाइनें तो गुनगुना ही दीजिए। नहीं, मुझे मैंने कहा ना फिर वो दादा को, बालकवि बैरागी जी को, जिन्होंने इतना सुंदर गीत लिखा है, उस गीत को खराब तरह से गाकर मैं उस बुढ़ापे में उनको क्यों कष्ट दूं? तू चंदा में चांदनी, क्या बात है, क्या गीत है। और ऐसे बहुत सारे गीत। मैं शास्त्रीय संगीत का बहुत शौकीन हूँ। भीमसेन जोशी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी घर से यहाँ आते हुए मैं रास्ते में उनका वो भजन सुन रहा था, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। ऐसा बढ़िया भजन आपको दूसरे लोक में ले जाता है। कुमार जी। और जब आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे अपने विद्यार्थी जीवन में उदयपुर में एक गुरु मिले थे, डॉक्टर हरीश जी। डॉक्टर हरीश संगीत प्रेमी थे और उदयपुर में उन दिनों एक नई सांस्कृतिक गतिविधि शुरू हुई थी, कुंभा संगीत समारोह। अच्छा। वो गतिविधि अब भी चल रही है। वो कक्षा में आते, पढ़ाते तो वो कम थे, इधर उधर की बातें बहुत करते थे। तो कुंभा संगीत समारोह का वो गुणगान करते थे और उनके गुणगान को सुनकर बीए के विद्यार्थी इस दुर्गा प्रसाद को भी लगा कि जाकर देखा जाए क्या हो रहा है जी। और उस कुंभा संगीत समारोह में मैंने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को, कुमार गंधर्व जी को और ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना और शायद वहां से संगीत के प्रति अनुराग के जो संस्कार पड़े, वो संस्कार अब भी बरकरार है। ये संगीत की बात एक तरफ, हम फिल्म की बात करते हैं क्योंकि आप फिल्म क्रिकेट जी जी कई बार होता है जबान आलोचक रहता है। तो फिल्मों की आलोचना और साहित्य, ये दोनों चीज काफी डिफरेंस। देखो तरुण, मेरा अध्यापक वापस जाग गया है तो उसको जगह रहने दो थोड़ी देर, मैं यहाँ पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। असल में जिसे हम क्रिटिक कहते हैं, जिसे हम आलोचक कहते हैं, वो सही अर्थों में आलोचक नहीं होता है, वो पाठक का या दर्शक का सहचर या साथी होता है। वो एक तरह से उसका गाइड होता है। आप कोई पुराना मॉन्यूमेंट देखने जाइए, आप हवा महल देखने जाइए या आप आमेर फोर्ट देखने जाइए, आप खुद देख लीजिए उसे और आप किसी गाइड के साथ जाकर देखिए। गाइड क्या करता है, वो उसकी खूबसूरतियों को बताता है, उसकी पृष्ठभूमि को आपको बताता है और आपको कहता है देखिए ये जो छोटे छोटे शीशे देख रहे हैं, इन शीशों में अगर छाया पड़ती है तो एक साथ इतनी सारी छवियां यहाँ बन जाती, वो ये करता है जी। मुझे लगता है कि आलोचक भी यही काम करता है। आप वो चाहे फिल्म देख रहे हो या आप कविता पढ़ रहे हो, आलोचक कहता है कि देखो इसमें यहाँ खूबसूरती है। और जब आलोचक की निगाह से या उसकी उंगली पकड़कर आप एक बार उस रचना की सैर कर लेते हैं, उसके बाद जब आप सैर करते हैं तो आपको वो रचना और सुंदर और आकर्षक और प्रीतिकर लगती है। तो असल में वो उसके रसास्वादन में आपकी सहायता करता है जी। एक रचना आप की है रीड जो आप चाहते हैं कि सभी के सामने आप रखें,
तो हम चाहेंगे उस रचना को, उस कविता को आप। तो मैं पहले ये बात स्पष्ट कर दूं, ये मेरी रचना नहीं है जी लेकिन इसका संदर्भ इस तरह जुड़ता है जी कि मैं अपने जिन गुरुजन को और खासतौर से डॉक्टर प्रकाश आतुर जी को यहाँ याद कर रहा था जी। तो मुझे उन गुरुओं की स्मृति इस कविता को पढ़ते और सुनते वक्त हो आती है। जी। मराठी के एक बड़े बहुत प्रसिद्ध कवि हैं कुसुमाग्रज, उनकी ये कविता है और गुलजार साहब ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। जी सुनाइए। छोटी सी कविता है। सर मुझे पहचाना क्या, सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया, कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए, पल को बैठा फिर हंसा और बोला ऊपर देखकर, गंगा मैया आई थी मेहमान होकर, कुटिया में रहकर गई, मायके आई हुई लड़की की मानिंद चारों दीवारों पर नाची, खाली हाथ अब जाती कैसे, खैर से पत्नी बची है, दीवार चूरा हो गई, चूल्हा बुझा, जो था नहीं था सब गया, प्रसाद में पलकों के नीचे 4 कतरे रख गई है पानी के। मेरी औरत और मैं सर लड़ रहे हैं, मिट्टी कीचड़ फेंक कर दीवार उठाकर आ रहा हूं। ये वो व्यक्ति कह रहा है कवि से। जेब की जानिब गया था हाथ कि हंसकर उठाऊं, ना 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 पैसे नहीं सर, यूं ही अकेला लग रहा था, घर तो टूटा, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी मेरी, हाथ रखिए पीठ पर और इतना कहिए कि लड़ो बस। बहुत खूबसूरत। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा कि लड़ो, और मैंने जीवन भर प्रयास किया कि मैं भी ऐसा ही गुरु बन सकूं। दुर्गा प्रसाद जी, आप सुप्रभात धरती द्वारा के मंच पर आए, इतनी सारी बातें शेयर की, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं अपनी पुरानी यादों की गलियों में आपके कारण विचरण कर सका, अपने जीवन के बहुत सारे पन्नों को जो अब धुंधले होने लगे हैं उन्हें मैं स्मरण कर सका, उन लोगों को मैं स्मरण कर सका जिन्होंने मेरे जीवन को आलोकित किया, और मैं इसलिए उनको स्मरण कर सका कि शायद आपके भी जीवन में ऐसे लोग जरूर होंगे, उन्हें आप कभी विस्मरण न करें। सर आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो तरुण, अब बारी है न्यूज रूम की तरफ चलने की। जी हाँ। पूरी जानकारी लेंगे कि क्या चल रहा है देश विदेश में, लेकिन उससे पहले लोकगीत।